हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 12 का जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और आज हम पढ़ेंगे अनुमापन के बारे में। देखिए बच्चों, जो अनुमापन है उसे टाइट्रेशन भी कहा जाता है और सबसे पहले हम बात करेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 के बीच किस तरीके से अनुमापन होता है। और देखिए बच्चों, इस अनुमापन में हमें यहाँ पे ज्ञात FAS दिया हुआ होगा और साथ ही साथ अज्ञात KMnO4 दिया गया होगा और हमें क्या करना है, दिए गए ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनुमापन के बारे में थोड़ा आइडिया देना चाहती हूँ कि अनुमापन बेसिकली होता क्या है। देखिए बच्चों, अनुमापन या टाइट्रेशन में क्या होता है, किसी भी दिए गए ज्ञात विलयन के द्वारा अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 के बारे में। देखिए बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट को FAS भी कहा जाता है और इसे मोर लवण भी कहते हैं और KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। इस अनुमापन में हमें ज्ञात मानक विलयन तो दिया गया है फेरस अमोनियम सल्फेट का और अज्ञात विलयन दिया गया है KMnO4 का। देखिए बच्चों, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होती है उसे ज्ञात विलयन या मानक विलयन कहा जाता है और अज्ञात विलयन वह विलयन होता है जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हम अनुमापन करने जा रहे हैं, इस अनुमापन में दिए गए ज्ञात FAS के द्वारा, यानी जो FAS विलयन हमें दिया गया है उसके द्वारा अज्ञात KMnO4 विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले कुछ उद्देश्य होते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रयोग नंबर 1 है। सबसे पहले हम प्रयोग नंबर 1 अनुमापन के बारे में पढ़ रहे हैं और ये अनुमापन है FAS और KMnO4 के बीच। तो देखिए बच्चों, उद्देश्य क्या है इस प्रैक्टिकल का, दिए गए फेरस अमोनियम सल्फेट के मानक विलयन यानी M/20। देखिए बच्चों, यहाँ पे M/20 यानी M/20 सांद्रता का हमें क्या दिया गया है, फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन दिया गया है। तो देखिए, दिए गए फेरस अमोनियम सल्फेट के मानक विलयन M/20 द्वारा अज्ञात KMnO4 विलयन की मोलरता तथा सामर्थ्य ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों, ये हमारे इस प्रैक्टिकल का क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। यानी हमें यहाँ पे जो फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन दिया गया है उसकी सहायता से अज्ञात KMnO4 विलयन की मोलरता और साथ ही साथ उसका सामर्थ्य ग्राम प्रति लीटर में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो बात हुई उद्देश्य की। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, किसी भी प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से उपकरण आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यक उपकरण के बारे में। देखिए यहाँ पे कौन कौन से उपकरण हमें चाहिए। देखिए बच्चों, पहला है ब्यूरेट, दूसरा ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, फनल, परख नली। तो ये हमारे क्या हो गए, आवश्यक उपकरण हो गए। और देखिए बच्चों, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये उपकरण किस तरीके के होते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, ये होती है ब्यूरेट। इस तरीके का हमारा उपकरण होता है, ब्यूरेट होता है और यहाँ पे हम जो ब्यूरेट काम में लेंगे वो 50 ml की ब्यूरेट काम में लेंगे। देखिए, ये ब्यूरेट होती है, इसमें देखिए यहाँ पे ये नॉब होती है जिससे इसे खोला और बंद किया जाता है। ठीक है, और देखिए बच्चों, यहाँ पे इसके मार्किंग, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसके मार्किंग की हुई होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी ब्यूरेट और इस ब्यूरेट को फिक्स किया जाता है ब्यूरेट स्टैंड में। देखिए बच्चों, ये क्या है, ब्यूरेट स्टैंड। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए ये है पिपेट। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, इन उपकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन उपकरणों को हमें काम में लेना है। देखिए बच्चों, ये क्या है, पिपेट है। ये क्या है, पिपेट है और ये है हमारा कोनिकल फ्लास्क। इस तरीके का हमारा कोनिकल फ्लास्क होता है और ये है बीकर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, और ये देखिए ये फनल। देखिए बच्चों, ये फनल है, फनल को कीप भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी फनल है और ये है परख नली। परख नली को हम टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमें कौन कौन से उपकरण यहाँ पे चाहिए। ठीक है बच्चों,
आगे देखिए, अब हम बात करते हैं आवश्यक रसायन की, यानी इस प्रैक्टिकल को करते समय हमें कौन कौन से केमिकल्स की आवश्यकता होगी। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले है FAS का मानक विलयन, यानी हमें सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी वो फेरस अमोनियम सल्फेट के मानक विलयन की जरूरत पड़ेगी, और उसकी मोलरिटी कितनी है M/20, यानी M/20 मोलरता का हमें FAS का मानक विलयन चाहिए। दूसरा देखिए, KMnO4 का विलयन अज्ञात, यानी यहाँ पे जो अज्ञात विलयन हम लोग ले रहे हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का है। फिर हमें चाहिए आसूत जल, और फिर हमें चाहिए तनु H2SO4। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आवश्यक रसायन है जिनकी हमें यहाँ पे क्या होगी, आवश्यकता। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक का। आगे देखिए, अब देखिए सिद्धांत। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि इस प्रयोग का सिद्धांत क्या है। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करता है। देखिए बच्चों, जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या होता है, शक्तिशाली ऑक्सीकरण कर्मक होता है। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय माध्यम में भी ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करता है, लेकिन मात्रात्मक विश्लेषण के लिए अधिकतर अम्लीय माध्यम प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अम्लीय माध्यम में KMnO4 की ऑक्सीकरण क्रिया निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अम्लीय माध्यम में जो KMnO4 है उसकी ऑक्सीकरण क्रिया किस तरीके से होती है, तो हम उस समीकरण पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बच्चों, ये समीकरण है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें KMnO4 की, यानी पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें, तो देखिए बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट टूटता है K तो प्लस का और MnO4 माइनस का। इस रूप में हमारा पोटेशियम परमैंगनेट टूटता है। अब हम इसकी समीकरण देख लेते हैं कि किस तरीके से अम्लीय माध्यम में इसकी ऑक्सीकरण क्रिया होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे MnO4 माइनस, जो ये MnO4 माइनस है, ये अभिक्रिया करेगा 8H प्लस, क्योंकि हम अम्लीय माध्यम की बात कर रहे हैं, और अम्लीय माध्यम यानी जहाँ पे H प्लस आयन उपस्थित है, तो MnO4 माइनस ये अभिक्रिया करेगा 8H प्लस के साथ और 5 इलेक्ट्रॉन, किसके साथ में, 5 इलेक्ट्रॉन। वापस देखिए बच्चों, यहाँ पे जो MnO4 माइनस क्रिया करेगा 8 तो H प्लस के साथ क्रिया करेगा और 5 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, यानी 5 इलेक्ट्रॉनों के साथ इसकी अभिक्रिया होगी, और ये बदल गया Mn2 प्लस में, और ये बन गया 4H2O। क्लियर है, आया समझ में आपको। तो देखिए बच्चों, सभी क्रिया को ध्यान से देखिए। अगर हम MnO4 माइनस की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है +7, कितनी है, +7, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी +2। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुई, ये हमारे KMnO4 की ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। आगे देखिए, फेरस अमोनियम सल्फेट अपचयन कर्मक की तरह कार्य करता है। अब देखिए, हम FAS की बात करें, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट की हम लोग बात करें, तो वो यहाँ पे किस तरीके से कार्य करता है, अपचयन कर्मक की तरह कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए, अब देखिए रासायनिक समीकरण। तो देखिए बच्चों, अब हम इसकी रासायनिक समीकरण पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया के बारे में, और उसके बात करेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के बारे में। देखिए जो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया के बारे में, और फिर बात करेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करिए कि भाई हम यहाँ पे जो ये अनुमापन कर रहे हैं, हमने क्या देखा कि यहाँ पे अभिक्रिया होती है KMnO4 के बीच में और फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच में, और ये अभिक्रिया संपन्न होती है एसिडिक मीडियम में, यानी अम्लीय माध्यम में। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस अभिक्रिया में यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, यानी ये जो अभिक्रिया या जो ये अनुमापन होता है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये किस तरीके का अनुमापन है, ये एक तरीके से रेडॉक्स टाइट्रेशन है, जिसे हम बोल सकते हैं रेडॉक्स अनुमापन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि FAS और KMnO4 के बीच में जो अनुमापन होता है वो किस तरीके का अनुमापन है। तो ये कैसा अनुमापन है, रेडॉक्स अनुमापन, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक रेडॉक्स टाइट्रेशन है। क्लियर है, तो देखिए हम इसकी अब अपचयन अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया पे नजर डाल लेते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से यहाँ अभिक्रिया संपन्न होती है।
देखिए बच्चों, सबसे पहले अपचयन अर्ध अभिक्रिया की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए 2KMnO4, ठीक है, इसकी अभिक्रिया होगी 3H2SO4 के साथ। देखिए बच्चों, वापस देखिए कि KMnO4 के तो 2 अणु और H2SO4 के 3 अणु यहाँ पे अभिक्रिया करेंगे। ये बन गया K2SO4। क्या बन गया? एक तो बन गया K2SO4, साथ में देखिए 2 अणु बन गए MnSO4 के, 3 अणु बन गए यहाँ पे जल के, और 5O। देखिए बच्चों, ये जो O है, बड़े ब्रैकेट में जो ये O है, ये होती है नवजात ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे क्या बन रही है? नवजात ऑक्सीजन बन रही है। यही नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीकारक की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। क्लियर है? आगे देखिए, अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के बारे में। देखिए बच्चों, ये हमारे फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। देखिए FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। देखिए बच्चों, पूरा यहाँ तक है। ये पूरा हमारा क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। देखिए बच्चों, ये फॉर्मूले भी आपको पता होना जरूरी है कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्या सूत्र होता है, यानी क्या फॉर्मूला होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में जब वाइवा होते हैं तो ये सूत्र पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा जो सूत्र हो गया, ये जो फॉर्मूला, ये किसका हो गया? फेरस अमोनियम सल्फेट का। देखिए वापस ध्यान दीजिए, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे 2 अणु फेरस अमोनियम सल्फेट के भाग ले रहे हैं। ठीक है, इनकी अभिक्रिया होगी H2SO4 के साथ में, और साथ में ये नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया होगी। यहाँ पे देखिए क्या बन गया? ये बन गया Fe2 और SO4 का होल ट्राइस। ठीक है बच्चों, होल ट्राइस। साथ में देखिए ये बन गया 2NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 13H2O, यानी 13 अणु यहाँ किसके बन गए? जल के। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई अपचयन अर्ध अभिक्रिया की, और ये बात हो गई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की। क्लियर है? यानी यहाँ पे अगर फेरस अमोनियम सल्फेट की हम लोग बात करें तो इससे क्या बन रहा है? ये यहाँ पे फेरिक सल्फेट बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैग्नीज जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ये बदल रहा है यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें फेरस अमोनियम सल्फेट की, तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए जो ये आयरन है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, जो यहाँ बदल रहा है +3 में। देखिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिए कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया में क्या हो रहा है? जो मैग्नीज है, जिसकी +7 ऑक्सीकरण अवस्था है, वो ऑक्सीकरण अवस्था बदल रही है +2 में, और इसी तरीके से फेरस अमोनियम सल्फेट में जो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, वो बदल रही है +3 में। ठीक है, तो ये हो गई इनकी रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखिए, अब हम संपूर्ण अभिक्रिया की बात करते हैं कि संपूर्ण अभिक्रिया को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी, समझिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हो गई 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O प्लस 8H2SO4। यानी अगर हम संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे 2 अणु KMnO4 के, 10 अणु फेरस अमोनियम सल्फेट के, और 8 अणु सल्फ्यूरिक अम्ल के भाग ले रहे हैं। क्लियर है? और देखिए क्या बन रहा है? K2SO4, 2 अणु बन रहे हैं MnSO4 के, 5 अणु बन रहे हैं Fe2 और SO4 का होल ट्राइस, इसके 10 अणु बन रहे हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4 के, और 68 अणु, देखिए 68 अणु यहाँ पे बन रहे हैं H2O के, जल के। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये इसकी क्या हो गई? संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। और देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा में पूछी जाती है। यानी जब भी आप प्रैक्टिकल्स लिखेंगे, एग्जाम में जब भी आप प्रैक्टिकल्स लिखेंगे तो आपको ये रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी पड़ेगी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए इसकी आयनिक अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों, अब हम इसकी आयनिक अभिक्रिया पे नजर डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण और ये अपचयन, यानी ये दोनों की क्या है? आयनिक अभिक्रिया है। कि ऑक्सीकरण की आयनिक अभिक्रिया क्या होगी और अपचयन की आयनिक अभिक्रिया क्या होगी। और देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम ऑक्सीकरण के बारे में बात करें तो देखिए जो Fe2+ है, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट में जो आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, वो बदल जाएगा Fe3+ में। यानी Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये बदल जाएगा Fe3+ में, और एक ये इलेक्ट्रॉन, यानी ये तो इसका तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अब बात करते हैं अपचयन की। तो देखिए MnO4-
प्लस 8H प्लस और ये 5 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अभिक्रिया होगी और देखिए किस तरीके से ये बन गया Mn2 प्लस और 4 अणु बन गए जल के। देखिए बच्चों वापस समझिए, भाई ऑक्सीकरण में तो क्या हो रहा है, जो आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है वो बदल रहा है +3 में। और इसी तरीके से अगर हम अपचयन की बात करें तो जो मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है वो बदल रहा है +2 में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इसकी आयनिक अभिक्रिया हो गई। और देखिए आयनिक अभिक्रिया को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, संपूर्ण आयनिक अभिक्रिया को MnO4- प्लस 8H प्लस 5Fe2 प्लस, इससे बन रहा है Mn2 प्लस 5Fe प्लस 3 प्लस 4H2O। ठीक है, वापस देखिए बच्चों संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो गई, MnO4- प्लस 8H प्लस, ठीक है, 5Fe2 प्लस, इससे बन रहा है Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस और 4 अणु जल के। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस आयनिक अभिक्रिया को, संपूर्ण अभिक्रिया को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को गुणा कर देते हैं 5 से। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से तो ये हमें ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों मोर लवण में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। देखिए बच्चों ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा FAS है यानी जो मोर लवण है उसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +2 होती है। अभिक्रिया में आयरन का ऑक्सीकरण होता है तथा इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 से +3 में परिवर्तित हो जाती है। देखिए बच्चों ये अभी मैंने आपको समझाया है, भाई यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है आयरन की वो बदल जाती है +3 में। ठीक है, आगे देखिए। इस अभिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं सूचक के समान कार्य करता है तथा अंतिम बिंदु गुलाबी आता है। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर होता क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो स्वयं सूचक के समान कार्य करता है। ठीक है बेटा, स्वयं सूचक का मतलब है कि अनुमापन के अंदर काम आने वाला कोई रसायन अगर खुद ही सूचक के समान व्यवहार करता है उसे कहा जाता है स्वयं सूचक, यानी सेल्फ इंडिकेटर। क्लियर है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे क्या है, स्वयं सूचक के समान कार्य करता है और इस अनुमापन का अंतिम बिंदु कैसा आता है, गुलाबी। ठीक है, और देखिए बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे स्वयं सूचक की तरह कौन व्यवहार कर रहा है, तो वो कौन व्यवहार कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट। या कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे, स्वयं सूचक के समान। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सूचक। देखिए बच्चों अब हम बताएंगे यहाँ पे सूचक क्या है। तो अभी हमने बात की कि KMnO4 एक स्वयं सूचक है, यानी यहाँ पे जो KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट वो क्या है, स्वयं सूचक। आगे देखिए अंतिम बिंदु कैसा आता है, अंतिम बिंदु आता है रंगहीन से स्थायी गुलाबी। देखिए बच्चों हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि अंतिम बिंदु स्थायी गुलाबी आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए प्रक्रिया। तो देखिए बच्चों अब हम ये नज़र डाल लेते हैं कि ये जो हमारी अनुमापन है इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए पहला स्टेप तो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट का यानी FAS का M/20 सांद्रता का मानक विलयन बनाना, यानी सबसे पहले हम M/20 जो मोलरिटी है उसका क्या बनाते हैं, मानक विलयन बनाते हैं। दूसरा स्टेप देखिए FAS यानी जो हमने M/20 जो FAS बनाया है तो FAS एवं KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के बीच अनुमापन करना। तो देखिए बच्चों ये दोनों स्टेप्स हमारी कहाँ पे होती है, लैब में। और देखिए बच्चों हम आपको लैब में लेकर चलेंगे और वहाँ पे ये दोनों प्रैक्टिकल्स हम आपको करके बताएंगे। यानी कहने का मतलब है ये दोनों प्रोसेस हम आपको करके बताएंगे कि किस तरीके से FAS का M/20 सांद्रता का मानक विलयन बनता है और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से FAS एवं KMnO4 के बीच में अनुमापन होता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रक्रिया। और देखिए बच्चों इसको हम समझ लेते हैं, भाई इसको हम ये समझ लेते हैं कि FAS का M/20 सांद्रता का मानक विलयन बनाने के लिए हमें कितने FAS की आवश्यकता होगी। और देखिए बच्चों जब भी हम मानक विलयन बनाते हैं ना तो 250 ml में बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए पहली स्टेप समझिए
एफएस का m/b सांद्रता का मानक विलयन बनाना, यानी किस तरीके से हम एफएस का m/b सांद्रता का मानक विलयन बनाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट का m/b सांद्रता का 250 ml, देखिए 250 ml की बात हो रही है, 250 ml मानक विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा W बराबर, यानी हमें कितनी मात्रा चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला W बराबर अणुभार गुणा मोलरता गुणा आयतन बटा 1000। ठीक है, ये सूत्र लगेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अणुभार किसका आएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट का। कितनी मोलरता का बनाना है वो हम लिखेंगे यहाँ पे m/20। आयतन, कितने आयतन में बनाना है, 250 ml में बनाना है ना, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दे। तो देखिए बच्चों, देखिए W बराबर 392। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि जो अणुभार होता है एफएस का वो कितना होता है, 392, 392। तो देखिए 392 गुणा m/20 गुणा 250/1000। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी और W कितना निकल के आया, 4.9 ग्राम, यानी 4.9 ग्राम हमें एफएस लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का। आगे देखिए, रासायनिक तुला पर 4.9 ग्राम एफएस तोलकर मापक फ्लास्क में तनु H2SO4 तथा 250 ml आसुत जल में घोलते हैं। तो देखिए जो क्या होता है कि जो हमने 4.9 ग्राम एफएस लिया है, उस एफएस को तोलकर, यानी इतना लेकर 4.9 ग्राम एफएस लेकर हम लोग मापक फ्लास्क में लेते हैं और मापक फ्लास्क में सबसे पहले तनु H2SO4 ऐड करते हैं, उसे हिलाते हैं और फिर उसे 250 ml आसुत जल डालकर 250 ml तक विलयन को बनाते हैं। ठीक है, तो हमें मानक विलयन कितना बनाना है, 250 ml। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एफएस का मानक विलयन तैयार कर लेते हैं। आगे देखिए, m/20 फेरस अमोनियम सल्फेट तथा KMnO4 के बीच अनुमापन करते हैं। देखिए बच्चों, अब क्या होता है कि जो हमने m/20 फेरस अमोनियम सल्फेट बनाया है, देखिए बच्चों समझिए भाई, m/20 जो हमने फेरस अमोनियम सल्फेट बनाया है उसके और KMnO4 के बीच में अब हम क्या करते हैं, अनुमापन करते हैं। और ये किस तरीके से अनुमापन होता है ये मैं आपको लैब में बताऊंगी। ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप हम लैब में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होगा, देखिए जो समझिए भाई, जैसे ही हमने अनुमापन कर लिया, अनुमापन करने के बाद हमारे पास कुछ रीडिंग आएगी। ठीक है, उन रीडिंग को हम प्रेक्षण सारणी में लिखते हैं। तो देखिए आगे, अब देखिए बच्चों, प्रेक्षण सारणी, देखिए बच्चों समझिए, इस तरीके की प्रेक्षण सारणी बनती है। देखिए बच्चों, प्रेक्षण सारणी को ऑब्जर्वेशन टेबल भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेक्षण सारणी होती है इसे ऑब्जर्वेशन टेबल कहा जाता है। और देख लीजिए, यहाँ पे है क्रम संख्या, भाई सबसे पहले क्रम संख्या, यहाँ पे हम लोग एफएस का आयतन, यानी कितना एफएस हम लोग ले रहे हैं। और देखिए बच्चों, एफएस को हम लोग पिपेट की सहायता से लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एफएस का कितना आयतन लेंगे, 20 ml। देखिए तो ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग जो एफएस का आयतन लेंगे वो कितना लेंगे, 20 ml। आगे देखिए, ब्यूरेट का पाठ्यांक, देखिए बच्चों ब्यूरेट के पाठ्यांक यहाँ पे 2 होते हैं, एक तो होता है प्रारंभिक और एक होता है अंतिम, जिसे बोलते हैं इनिशियल। प्रारंभिक को बोलते हैं इनिशियल जो हमारी रीडिंग होती है, और ये फाइनल रीडिंग, और दोनों देखिए ml में है। देखिए बच्चों, एफएस का आयतन भी ml में लेते हैं, मिलीलीटर में, ये भी मिलीलीटर में और ये भी मिलीलीटर में। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए, फिर हम प्रयुक्त KMnO4 का आयतन ज्ञात करते हैं, यानी B में से A, अंतिम रीडिंग में से प्रारंभिक रीडिंग को माइनस करके हम लोग ये ज्ञात करते हैं। और देखिए बच्चों, इस तरीके से हम 3 रीडिंग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 रीडिंग लेते हैं। और ये माना जाता है कि जो हमारा अनुमापन होता है इसमें पहली रीडिंग थोड़ी ज़्यादा आती है और दूसरी और तीसरी रीडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर आती है या फिर सेम आती है। और इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं और सुसंगत आयतन, मिलीलीटर में सुसंगत आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों समझिए आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग 3 रीडिंग लेंगे, 1 2 3, 3 रीडिंग लेंगे। और एफएस का आयतन हम लोग कितना लेंगे, 20 ml। तीनों में हम लोग क्या लेंगे, 20 ml। और देखिए बच्चों, प्रारंभिक रीडिंग जो हमारी होती है, देखिए ब्यूरेट को हम लोग हर बार 0 तक फिल करते हैं, यानी प्रारंभिक रीडिंग आएगी हमारी 0.0, 0.0, 0.0।
ठीक है। और देखिए बच्चों ये अंतिम रीडिंग हम लोग नोट करेंगे, वहाँ पे जब लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तब हमारी अंतिम रीडिंग आएगी और तभी हमें B-A पता लगेगा और उसके बाद ही हमें सुसंगत आयतन प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए गणना। तो देखिए बच्चों, जैसे ही हम लोगों ने रीडिंग ले ली और ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोगों ने रीडिंग नोट कर ली, उसके बाद करते हैं गणना। देखिए समझिए बच्चों गणना। देखिए बच्चों गणना करते वक्त यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग काम में लेंगे, देखिए समझिए। देखिए बच्चों गणना करते वक्त ये फॉर्मूला काम आएगा, N1 M1 V1 बराबर N2 M2 V2। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग ले रहे हैं FAS के लिए, फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए, और ये वैल्यू हम लोग ले रहे हैं KMnO4 के लिए। क्लियर है यहाँ तक का? अब देखिए यहाँ पे M1 क्या है, देखिए M1 है फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलरता। देखिए जो समझिए यहाँ पर M1 क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलरता है जो हमें ज्ञात है। हम कितनी ले रहे हैं, M/20। ठीक है, ये हमें ज्ञात है। आगे देखिए M2 यानी पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की मोलरता। देखिए बच्चों जो M2 है वो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की क्या है, मोलरता, जो हमें ज्ञात करनी है, हमें पता करनी है। इसी तरीके से देखिए V1 क्या है, FAS का आयतन जो हम कितना लेके चलेंगे, 20 ml। पिपेट आउट करेंगे इससे हम 20 ml लेंगे। इसी तरीके से V2 की हम लोग बात करें, ये है KMnO4 का आयतन, जो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, सुसंगत रीडिंग। देखिए तो समझिए जो हमारा सुसंगत आयतन, ये जो सुसंगत आयतन होगा वही हमारा यहाँ क्या होगा, V2 होगा। ठीक है बच्चों यहाँ तक का। आगे देखिए, अब देखिए N1 जो स्मॉल n1 है वो क्या है, अर्ध अभिक्रिया में FAS द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए जो समझिए भाई, हमने क्या देखा था कि जो फेरस अमोनियम सल्फेट में जो आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है वो +3 में बदल जाता है। ठीक है, यानी उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, 1। ठीक है, यानी यहाँ पे N1 क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से N2 की अगर हम लोग बात करें तो अर्ध अभिक्रिया में KMnO4 द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए बच्चों हमें पता है कि जो KMnO4 है उसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +7, जो बाद में किस में बदल जाती है, Mn+2 में। तो यहाँ पे KMnO4 द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। तो देखिए बच्चों समझिए यहाँ पे ये N1 तो क्या आएगा, 1, और N2 की वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके हम लोग रीडिंग लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम गणना करेंगे। आगे देखिए बच्चों, दिए गए KMnO4 विलयन की सामर्थ्य। देखिए बच्चों जैसे ही हमें पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की मोलरता यानी M2 ज्ञात हो जाती है तो इस M2 से हम KMnO4 विलयन की सामर्थ्य ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, M2 को गुणा कर देंगे 158 से। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर, यानी M2 को हम गुणा कर देंगे KMnO4 के अणुभार से जो होता है 158। ठीक है, और इस तरीके से हमें ग्राम प्रति लीटर में KMnO4 विलयन की सामर्थ्य ज्ञात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम गणना कर लेंगे। चलें आगे, चलिए, और उसके बाद हम लिखेंगे परिणाम कि हमारा रिजल्ट क्या आया। देखिए दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता, देखिए बच्चों जो भी मोलरता आएगी वो हम यहाँ लिखेंगे तथा सामर्थ्य बराबर यहाँ, सामर्थ्य यहाँ लिखेंगे, और सामर्थ्य किस में प्राप्त हुई है, ग्राम प्रति लीटर में है। ठीक है, यानी दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता 10 तथा सामर्थ्य 10 ग्राम प्रति लीटर में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिणाम। और देखिए बच्चों किसी भी प्रैक्टिकल को करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। तो देखिए सावधानियां देख लीजिए। देखिए सावधानियां, देखिए बच्चों ब्यूरेट और पिपेट को सदैव उन विलयनों से खंगालना चाहिए जिन्हें उनमें लेना है। ठीक है, आगे देखिए, ब्यूरेट में वायु के बुलबुले नहीं होने चाहिए। ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक पढ़ने से पहले फनल हटा देना चाहिए। अंतिम बिंदु ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। टूटी हुई नोजल वाला ब्यूरेट तथा पिपेट काम में नहीं लेना चाहिए। आगे देखिए,
फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन बनाने के लिए सदैव ताज़ा नमूना प्रयोग में लेना चाहिए। देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पर कि सावधानियाँ क्या क्या है। देखिए बच्चों, ब्यूरेट और पिपेट को सदैव उन विलयनों से हमें खंगालना चाहिए जिन्हें उनमें लेना है, ठीक है। दूसरा देखिए, ब्यूरेट में वायु के बुलबुले नहीं होने चाहिए। अगर वायु के बुलबुले होंगे हमारी रीडिंग सही नहीं आएगी। ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक पढ़ने से पहले फनल हटा देना चाहिए। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सावधानी हमें रखनी ही रखनी है, वरना हमारी रीडिंग बिल्कुल सही नहीं आएगी। यानी जब भी हमें ब्यूरेट का पाठ्यांक पढ़ना है, चाहे प्रारंभिक पाठ्यांक हो या अंतिम, हमें फनल को हटा देना है। फनल यानी कीप को हटा देना है। देखिए अगला अंतिम बिंदु बहुत ध्यानपूर्वक लेना है। टूटी हुई नोजल वाला ब्यूरेट और पिपेट हमें काम में नहीं लेना है, ठीक है। और देखिए बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन बनाने के लिए सदैव ताज़ा नमूना ही प्रयोग में लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एफएस और केमिनोफोर के बीच में क्या हुआ, अनुमापन हुआ, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकल होता है। अब हम प्रयोगशाला में चलते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस प्रैक्टिकल की प्रक्रिया हमें संपन्न करनी है, ठीक है। तो चलिए प्रयोगशाला में। तो देखिए बच्चों, अब हम ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम एफएस और केएमएनओ4 के बीच अनुमापन करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से रसायन और कौन कौन से उपकरण आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे मानक एफएस विलयन की, जो हम खुद बनाएंगे। और हम लोग m/20 मोलरता का, यानी m/20 जो मोलरिटी है उसका एफएस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट है, ये सॉलिड फेरस अमोनियम सल्फेट है और 250 ml में हम इसे बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बच्चों, ये है केमिनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट है। ये अज्ञात विलयन है जिसकी सांद्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये है तनु H2SO4। यहाँ जब टाइट्रेशन करेंगे तब हमें तनु H2SO4 की भी आवश्यकता होगी, तो ये तनु H2SO4 है। इसके बाद देखिए, हम नज़र डाल लेते हैं एक बार उपकरण पे कि कौन कौन से उपकरण हमें काम में लेने हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये जो ग्लास की आपको दिख रही है, ये क्या है, ब्यूरेट है। हम यहाँ पर 50 ml यानी 50 ml की ब्यूरेट काम में ले रहे हैं। और देखिए इसमें जो जीरो मार्किंग होती है वो ऊपर होती है, और जो 50 ml जो 50 मार्किंग होती है 50 वो नीचे होती है। यानी इस पूरे का यहाँ तक का जो वॉल्यूम होता है वो 50 ml होता है। क्लियर है। ये ब्यूरेट स्टैंड है। ब्यूरेट स्टैंड में हम लोग इस ब्यूरेट को फिक्स करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये हमारी पिपेट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 20 ml की पिपेट है। ये हमारी 20 ml की पिपेट है जिससे हमें एफएस सॉल्यूशन को खींचना है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये हमारी फ़नल है। फ़नल की हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। साथ में देखिए ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, और ये बीकर है, ठीक है बच्चों। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा m/20 मोलरिटी का जो एफएस विलयन है वो बनाएंगे। तो देखिए एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके से हम m/20 का एफएस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से हम लोग 4.9 ग्राम एफएस मेजर करेंगे। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे जो मानक विलयन बनाना है फेरस अमोनियम सल्फेट का, वो हम लोग 250 ml में बनाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिवाइस को, इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने इसे स्टार्ट किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे रीडिंग आ रही है 0 पे है। अब हम इस पे ये पेपर रखेंगे। इस पेपर पे हम लोग 4.9 ग्राम एफएस लेंगे। तो देखिए इस पेपर का भी कुछ वेट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पेपर का कुछ वेट आ रहा है, तो हम इसे कर देंगे टेयर। लीजिए, हमने टेयर कर दिया, यानी अब रीडिंग हमारी सेट हो गई 0 पर, ठीक है। अब हम 4.9 ग्राम जो हमारा एफएस है वो मेजर करेंगे। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, बहुत केयरफुली हमें यहाँ पे मेजर करना है। ये देखिए, ये अभी 4.9 नहीं हुआ है। देखिए 4 पे आ गया है। थोड़ा सा और ऐड करना है हमें। देखिए बच्चों, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हमें एक्यूरेट 4.9 लेना है। देखिए बच्चों, ये हमारा 4.93, हल्का सा और हम हटाएंगे। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 4.9 ग्राम हमारा क्या हो गया है, एफएस हो गया है।
देखिए बच्चों, इस FAS को हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस FAS को हम लोग इस बीकर में ले लेंगे। जो हमारा FAS है इसे हम बीकर में ले लेंगे और अब इसमें हम लोग 10 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग 10 ml अप्रोक्सली 10 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाते हैं? क्योंकि देखिए बच्चों, अगर FAS को सीधे ही जल में घोला जाता है तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो देखिए ये हम लोगों ने FAS लिया है और ये हमने इसमें तनु H2SO4 मिला दिया। अब इसको हम अच्छे से घोलेंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इसे अच्छे से घोलना है, हमें शेक करना है अच्छे से ताकि ये पूरा इसमें डिजोल्व हो जाए। देखिए इसमें डिजोल्व हो जाएगा। देखिए अभी तक नहीं घुला है। देखिए बच्चों ध्यान से हमें इसको घोलना है। देखिए बच्चों ये इसमें घुल रहा है। अब इसमें हम धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे हम इसमें हल्का सा डिस्टिल वाटर मिलाएंगे और फिर इसे शेक करेंगे, इसे हिलाएंगे। ये पूरा डिजोल्व हो जाना चाहिए। देखिए अभी भी थोड़ा सा रहा है, ये हमें अच्छे से इसे डिजोल्व करना है। ये देखिए बच्चों हमारा ये अच्छे से डिजोल्व हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। अब हम इसे, देखिए बच्चों, अब हम इसे इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे। देखिए इसमें हम 250 ml, क्योंकि हमें 250 ml में बनाना है, तो देखिए इसमें हमने ये ले लिया है। अब इसे हम 250 तक, देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये मार्किंग की हुई है 250, यहाँ 250 तक हम लोग इसमें वाटर मिलाएंगे, डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें 250 ml में, देखिए जो ध्यान से केयरफुली बिल्कुल 250 ml तक हमें इसमें वाटर मिलाना है। और लास्ट पॉइंट पे बहुत धीरे धीरे आराम से, ये देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी थोड़ा सा बचा है, 250 ml नहीं हुआ है। ये देखिए बच्चों, ये हमारा 250 ml क्या बन चुका है? FAS, यानी ये m/20 सांद्रता का FAS हमारा तैयार हो गया है, जिसे हम लोग इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमने हमारा ज्ञात जो FAS विलयन है वो बना लिया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे अनुमापन कि किस तरीके से हम रीडिंग लेंगे। अब देखिए बच्चों, हमारा जो मानक FAS विलयन है वो तैयार हो चुका है और अब हम लेंगे रीडिंग, यानी अब हम टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन करने के लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अननोन सॉल्यूशन होता है, यानी जो KMnO4 हमारा अननोन विलयन है, उसे हमेशा हमें ब्यूरेट में लेना है। यानी जो अननोन विलयन होता है, अज्ञात विलयन, उसे हमेशा ब्यूरेट में लिया जाता है। तो देखिए ध्यान से किस तरीके से हम ब्यूरेट को फिल करेंगे। इस फनल की सहायता से हम इसमें KMnO4 ऐड करेंगे। देखिए बच्चों बहुत केयरफुली धीरे धीरे हमें KMnO4 ऐड करना है। ये देखिए, ये हमने इसमें KMnO4 ऐड कर दिया है और थोड़ा हम 0 से ज़्यादा, देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम थोड़ा 0 से ऊपर तक इसे फिल करेंगे। अब हम इसे 0 पे सेट करेंगे। नीचे से इस नोब को खोलकर, जो ब्यूरेट की नोब है इसे खोलकर हम इस रीडिंग को 0 पे सेट करेंगे और अपर मिनिस्कस को सेट करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा कलर्ड सॉल्यूशन है। ये लीजिए, देखिए बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए हम लोगों ने 0 पे सेट कर दिया रीडिंग को। ये देखिए 0 पे सेट हो गया है हमारा ये। अब देखिए बच्चों हमने इसमें KMnO4 फिल कर लिया है और देखिए 0 तक हम लोगों ने सेट कर दिया है। अब FAS, देखिए जो हमने m/20 कंसंट्रेशन का, यानी m/20 मोलरिटी का जो हम लोगों ने FAS बनाया था, उस FAS को हम लोग पिपेट की सहायता से, ये 20 ml की पिपेट है, इसकी सहायता से कॉनिकल में लेंगे। देखिए बच्चों इसे मुंह से खींचेंगे। और देखिए बहुत केयरफुली हमें खींचना है, और जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक खींचते हैं उस तरीके से हमें खींचना है। और देखिए इसमें ये मार्किंग है, इस मार्किंग तक हमें सेट करना है। इस मार्किंग तक का जो वॉल्यूम होता है वो 20 ml होता है। तो लीजिए ये 20 ml हो गया। 20 ml हम लोगों ने FAS ले लिया, इसे हम लोग इस कॉनिकल में लेंगे।
ये हमने कॉनिकल में ले लिया है और इसमें हम लोग देखिए बच्चों, इसमें हम लोग लगभग 10 ml, देखिए लगभग 10 ml इसमें हम क्या मिलाएंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें मिला दिया है। इसे अच्छे से हिलाएंगे और अब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे, रीडिंग लेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी इनिशियल रीडिंग है, प्रारंभिक रीडिंग हमारी क्या है, 0 है। अब हमें अंतिम रीडिंग लेनी है, यानी इसमें हम KMnO4 ऐड करेंगे। जो हमने FS और H2SO4 लिया है, इसमें बूंद बूंद करके KMnO4 हम लोग ऐड करेंगे। और जब तक ऐड करना है, जब तक कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये कैसा नहीं हो जाए, पिंक, यानी इसमें जो कलर है वो पिंक नहीं आ जाए, जब तक हमें इसे ऐड करना है। जब पिंक कलर आ जाएगा वो हमारा एंड पॉइंट होगा। और देखिए ये हमारी फर्स्ट रीडिंग है। फर्स्ट रीडिंग रफ रीडिंग होती है जो हमें बेसिक आइडिया देती है एंड पॉइंट के बारे में। तो इसमें हम थोड़ा ज़्यादा KMnO4 ऐड करेंगे। देखिए अभी तक पिंक कलर नहीं आया है। देखिए बच्चों, ये हल्का सा पिंक कलर आया है लेकिन ये स्थायी नहीं है। हमें जब तक ऐड करना है जब तक स्टेबल पिंक कलर आ जाए। देखिए हम इसमें और ऐड करेंगे। ये देखिए बच्चों कितना अच्छा हमारा पिंक कलर आया है। देखिए ध्यान से देखिए और देखिए अब रीडिंग देखेंगे। देखिए अगर हम रीडिंग देखेंगे तो हमारी रीडिंग आई है 21 पे। देखिए बच्चों एक्यूरेट 21 पे हमारी रीडिंग आई है। और देखिए ये हमारा क्या आया है, पिंक कलर। तो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट रीडिंग हमारी हो गई। हम इसे एक रफ पेपर में नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों हम इसे नोट कर लेंगे। हमारी फर्स्ट रीडिंग आई है 21, ठीक है। और देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, इसे हम फेंक देंगे सॉल्यूशन को, कॉनिकल को अच्छे से वॉश करेंगे और सेम इसी तरीके से हम लोग सेकंड और थर्ड रीडिंग लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम दोबारा ब्यूरेट को फिल करेंगे। देखिए बच्चों सेकंड रीडिंग लेते समय, यानी जब हम सेकंड रीडिंग लेने जा रहे हैं तो ब्यूरेट को हमें दोबारा 0 तक फिल करना है। तो देखिए ब्यूरेट को दोबारा हम लोग फिल करेंगे 0 तक। इसमें दोबारा KMnO4 हम लोग ऐड करेंगे। ये हमने KMnO4 ऐड किया है इसमें। जीरो पे सेट करेंगे इनिशियल रीडिंग को। ये लीजिए हमने 0 पे सेट कर लिया है। और जैसे हमने पहले किया, FS लिया हम लोगों ने 20 ml, इस तरीके से दोबारा हमें 20 ml FS लेना है इस पिपेट की सहायता से। देखिए ये देखिए 20 ml FS लेंगे, सेट करेंगे रीडिंग को इस मार्किंग तक। लीजिए ये हमारा 20 ml हो गया। ये हमने कॉनिकल में ले लिया है। इसमें वही हम लोग दोबारा क्या मिलाएंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे, अप्रोक्सली 10 ml। देखिए बच्चों इसमें हम लोग ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे, इसे अच्छे से हिलाएंगे और दोबारा रीडिंग लेंगे। अब हम सेकंड रीडिंग लेंगे। देखिए बच्चों सेकंड रीडिंग जो हम लोग लेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि सेकंड जो रीडिंग आती है वो फर्स्ट रीडिंग से कम आती है। हमारी फर्स्ट रीडिंग आई थी 21 पे, यानी सेकंड रीडिंग हमारी 21 से कम आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों हम लोग 19 तक, देखिए 19 तक तो हम लोग इसमें जल्दी KMnO4 ऐड करेंगे और उसके बाद बहुत केयरफुली हम लोग एक एक ड्रॉप डालेंगे और हमें एक्यूरेट रीडिंग लेनी है। सेकंड रीडिंग हमारी जो आती है वो एक्यूरेट रीडिंग आनी चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग 19 तक तो हम जल्दी हिलाते हुए डालेंगे क्योंकि पिंक कलर नहीं आएगा, 19 के बाद ही आएगा। देखिए बच्चों 19 तक हमारी ब्यूरेट खाली हो चुकी है, अभी तक पिंक कलर नहीं आया है। देखिए ध्यान से देखिए, अब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। अब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 ऐड करेंगे। देखिए सेकंड रीडिंग बहुत केयरफुली लेनी है। देखिए हल्का पिंक कलर आया है लेकिन ये स्टेबल नहीं है। एक बूंद और डालेंगे। ये देखिए बच्चों कितना अच्छा हमारा पिंक कलर आया है। देखिए पिंक कलर आ गया। और अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमारी सेकंड रीडिंग, देखिए बच्चों सेकंड रीडिंग जो हमारी आई है वो 20.3 पे आई है। देखिए बच्चों पहली रीडिंग हमारी 21 यानी 21 पे आई थी और दूसरी रीडिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20.3 पे आई है। इसे हम नोट कर लेंगे।
देखिए हमारी सेकंड रीडिंग हो गई 20.3, ठीक है। और देखिए बच्चों, इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने फर्स्ट रीडिंग ली, सेकंड रीडिंग ली, इसी तरीके से हम लोग थर्ड रीडिंग लेंगे। और देखिए बच्चों, ये माना जाता है कि फर्स्ट रीडिंग ज़्यादा आती है और सेकंड और थर्ड रीडिंग कम आती है और सिमिलर आती है, और उसके बाद रीडिंग लेने के बाद हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम गणना की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से इसकी गणना होगी। तो देखिए बच्चों, आपको एफएस और केमेनोफोर के बीच में जो अनुमापन है वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अनुमापन की प्रक्रिया को करते हैं और रीडिंग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, रीडिंग लेने के बाद हम रीडिंग को प्रेक्षण सारणी में लिखते हैं, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में प्रेक्षण सारणी में हम लोग हमारी रीडिंग नोट करते हैं। और देखिए, मैंने आपको प्रेक्षण सारणी के बारे में पहले समझाया था कि किस तरीके से प्रेक्षण सारणी में रीडिंग लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, समझिएगा। देखिए बच्चों, हमने 3 रीडिंग ली है, तो देखिए क्रम संख्या यानी 1, 2, 3, ठीक है। देखिए बच्चों, एफएस का आयतन, हमने एफएस का आयतन लिया है 20 ml, यानी जो हमने पिपेट आउट किया था एफएस वो 20 ml किया था। तो देखिए ये हो जाएगा 20, ये भी 20 और ये भी 20, यानी 20 ml एफएस लेके हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अनुमापन कर रहे हैं। प्रारंभिक रीडिंग, देखिए जो ब्यूरेट का पाठ्यांक है, तो हमारा जो प्रारंभिक है, प्रारंभिक पाठ्यांक यानी जो प्रारंभिक रीडिंग थी वो 0.0, यानी हम लोग ब्यूरेट को बिल्कुल ऊपर तक भर रहे हैं, 0 तक भर रहे हैं, 0 तक, यानी जब भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं प्रारंभिक रीडिंग हमारी 0.0 है। देखिए बच्चों, अगर अंतिम रीडिंग की हम लोग बात करें तो हमारी पहली रीडिंग आई थी 21 पर, 21.0। देखिए बच्चों, जो हमारी अंतिम रीडिंग आई थी, जब हमने पहली प्रक्रिया की, जब पहली बार जब हम रीडिंग ले रहे हैं, पहली रीडिंग ले रहे हैं, तो हमारा अंतिम बिंदु आएगा 21.0, ठीक है। हमने देखा ना वहाँ पे हमारा अंतिम बिंदु क्या आया था, 21.0। इस तरीके से अगर हम दूसरी रीडिंग की बात करें तो एफएस वही 20 ml है, प्रारंभिक रीडिंग 0.0, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को कि जब भी हम नई रीडिंग लेते हैं ब्यूरेट को ऊपर 0 तक यानी 0 तक भरते हैं, ठीक है। और हमारी जो सेकंड रीडिंग आई थी वो आई थी 20.3। इसी तरीके से देखिए, तीसरी रीडिंग की हम लोग बात करें तो तीसरी रीडिंग के लिए भी हमारी जो प्रारंभिक रीडिंग थी वो 0.0 और अंतिम रीडिंग आई थी 20.3, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये हमने रीडिंग नोट कर दी है कि हमारी रीडिंग क्या आई थी। अब हम पता करेंगे प्रयुक्त केमेनोफोर का आयतन B-A। तो देखिए, B में से A को घटाएंगे, B-A, यहाँ पे आएगा 21.0, ठीक है। इसमें B-A करेंगे 20.3 और इसमें भी क्या आएगा 20.3, ठीक है। और देखिए बच्चों, हमारा सुसंगत आयतन निकल के आएगा 20.3, ठीक है। देखिए बच्चों, सुसंगत आयतन निकालने के लिए या तो इन तीनों रीडिंग का हम एवरेज ले लेते हैं, या फिर जो दो हमारी रीडिंग सेम आई है, जो सिमिलर रीडिंग आई है दो, उसको भी हम सुसंगत आयतन के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सुसंगत आयतन ml में कितना आया, 20.3, ठीक है। तो ये हमने प्रेक्षण सारणी में हमारी रीडिंग लिख दी है। अब हम गणना करेंगे। देखिए बच्चों, गणना के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा समझाया हुआ है कि किस तरीके से हमें गणना करनी है। देखिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, N1 M1 V1 बराबर N2 M2 V2, ये तो है एफएस के लिए, ये केमेनोफोर के लिए। देखिए M1 क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलरता, जो हम कितनी ले रहे हैं, M/20, हम लोग M/20 का ही तो ले रहे हैं। M2 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की मोलरता, जो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। V1 क्या है, एफएस का आयतन। देखिए बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट हम लोग कितना ले रहे हैं, 20 ml। और इसी तरीके से देखिए V2 यानी केमेनोफोर का आयतन कितना है, तो देखिए जो हमारा सुसंगत आयतन है 20.3 यानी 20.3, यही हमारा क्या है, V2 यानी केमेनोफोर का आयतन है 20.3 ml, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए N1 हमारा 1 है और N2 हमारा क्या है, 5, ठीक है बच्चों। भाई हमने देखा था ना यहाँ पे कि N1 तो क्या है, 1 और N2 क्या है, 5 है। तो इन वैल्यूज को काम में लेकर हम क्या करेंगे, गणना करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, गणना समझिएगा किस तरीके से गणना होगी। देखिए बच्चों, मैं आपको साइड में गणना करके बता रही हूँ। देखिए, मैं दोबारा लिख रही हूँ इस फॉर्मूले को, N1 M1 V1 बराबर N2 M2 V2, ठीक है बच्चों। ये तो है एफएस के लिए, ये है केमेनोफोर के लिए। N1 कितना है, 1, M1 कितना है, M/20। देखिए यहाँ पर
भाई M1 कितना है, M/20, और V1 हमारा कितना है 20 ml, ये लिख दिया हमने 20, ठीक है, बराबर N2 है 5, M2 हमें ज्ञात करना है, और V2 है हमारा, देखिए V2 कितना था, देखिए बच्चों V2 था 20.3, कितना था 20.3, देखिए तो हमारा V2 कितना लिख देंगे 20.3, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, हमें M2 ज्ञात करना है, तो देखिए 20 से 20 कट हो जाएगा यहाँ पे तो, और M2 हमें ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा देखिए M/5 इंटू 20.3, और देखिए बच्चों यहाँ पे M2 हमारा क्या निकल के आएगा, M2 का मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की मोलरता, M2 हमारी निकल के आएगी 0.0098 m, ठीक है। तो आया समझ में, ये हमने क्या ज्ञात कर ली, पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की हम लोगों ने मोलरता ज्ञात कर ली। और देखिए बच्चों इस मोलरता को काम में लेकर हम सामर्थ्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए आगे, अब देखिए दिए गए केमेनोफोर विलयन की सामर्थ्य हमें ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, M2 कितना निकल के आया था हमारा 0.0098 m, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे M2 यानी 0.0098 जो हमारी M2 की वैल्यू है उसे गुणा कर देंगे केमेनोफोर के अणुभार के साथ यानी 158 के साथ, और हमारी सामर्थ्य निकल के आएगी 1.54 यानी 1.54 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर ली, केमेनोफोर विलयन की सामर्थ्य भी हम लोगों ने ज्ञात कर ली, ठीक है बच्चों, आया समझ में यहाँ तक का। अब हम रिजल्ट में लिखेंगे इन दोनों को कि हमारा रिजल्ट क्या है। तो देखिए परिणाम, देखिए बच्चों दिए गए केमेनोफोर विलयन की मोलरता, तो हमारे केमेनोफोर विलयन की मोलरता कितनी निकल के आई 0.0098 m, ठीक है, तथा सामर्थ्य 1.54 ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर लीटर है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा परिणाम हो गया कि दिए गए जो केमेनोफोर विलयन है उसकी मोलरता तो ये आ गई और सामर्थ्य ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे प्रैक्टिकल को करेंगे। और देखिए बच्चों ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों बहुत आसान प्रैक्टिकल है, ध्यानपूर्वक इस प्रैक्टिकल को देखिए आप लोग, और परीक्षा में ये पूछा भी जाता है। भाई जब भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो ये वाली टाइट्रेशन वहाँ पे पूछी जाती है। और अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में अनुमापन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।